नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, यदि आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या आने वाले कुछ दिनों में रिटायरमेंट के कगार पे हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पेंशन से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ बहुत सरल भाषा में सरल तरीके से आपको पेंशन का कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप जब रिटायर होंगे तो ईपीएस 95 से आपको कितना रुपया पेंशन मिलेगा, यानी कि आप जब रिटायर होंगे 58 वर्ष की उम्र में तो आपको पीएफ द्वारा मंथली पेंशन कितना मिलेगा और किन किन कंडीशन में, कौन कौन से कंडीशन में आपको पेंशन मिलेगा, और पेंशन का कैलकुलेशन मैं अलग अलग तरीके से उदाहरण के द्वारा आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो लंबा होगा तो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। वीडियो लंबा होने से आप लोग घबराएं नहीं, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं पेंशन से संबंधित वो सब आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ईपीएस 95 पीएफ द्वारा किसको पेंशन दिया जाता है, अर्थात पेंशन पाने के लिए आपके लिए योग्यता शर्तें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वह जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन होता है पेंशन पाने के लिए ईपीएस 95 द्वारा, वह होता है कि आपका उम्र कम से कम 58 वर्ष पूरा होना चाहिए। दूसरा होता है कि आप ईपीएस 95 के सदस्य हों, ठीक है। तीसरा शर्त यह होता है कि ईपीएस 95 में कम से कम 120 महीना यानी कि 10 वर्ष कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपको जैसे मैं पहले बताया था कि 58 वर्ष उम्र होना चाहिए, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में भी अर्ली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि घटे हुए दर पे आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जब आप पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको हम जान लेते हैं। इसमें हम दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। पहला पेंशनेबल सैलरी, दूसरा पेंशनेबल सर्विस। पेंशनेबल सर्विस वह होता है कि आपने पेंशन में कितने वर्ष योगदान किया है, वह कहलाता है पेंशनेबल सर्विस, यानी कि आपने कितने वर्ष सर्विस किया है। मैं आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए तो इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल भी करने वाला हूं, तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसके बारे में पहले बता देता हूं कि जब हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसमें पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस का इस्तेमाल होगा। पेंशनेबल सैलरी यानी कि पेंशन योग्य वेतन, यह वह वेतन होता है जो सरकार पेंशन के कैलकुलेशन करने के लिए फिक्स करती है, निर्धारित करती है, जिसके आधार पे हम पेंशन की गणना यानी कि पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम जानेंगे वेजेस सीलिंग यानी कि वेतन सीमा के बारे में, क्योंकि समय समय पे सरकार इस वेजेस सीलिंग यानी कि वेतन सीमा में बदलाव किया है। कई बार इसमें बदलाव हुआ है, जैसे कि 1995 से 2001 के बीच में 5000 प्रति माह था। 2001 से 2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 तक 6500 रुपये प्रति माह था, और 1 सितंबर 2014 से वर्तमान समय में 15,000 रुपया वेजेस सीलिंग है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं पेंशन का कैलकुलेशन करूँगा तो जितने भी मैंने पिछले आपको टर्म्स बताया है, पेंशनेबल सर्विस, पेंशनेबल सैलरी, वेजेस सीलिंग, इन सभी का इस्तेमाल होने वाला है, और वहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कोई कठिनाई ना आए, इसलिए मैं आपको पहले जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो अब हम बेसिक टर्म्स जान चुके हैं, तो चलिए अब हम पेंशन का कैलकुलेशन करने का फार्मूला जानते हैं। तो पेंशन के कैलकुलेशन का फार्मूला होता है पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें से एनसीपी डेज हम माइनस कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हो जाता है और वह पेंशन के लिए अप्लाई 1 सितंबर 2014 के बाद करता है, फिर भी उसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वह 1 सितंबर 2014 से पहले वाला लगेगा, जिसमें अधिकतम
वेजेज सीलिंग 6,500 रुपया था, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये 1995 से 2001 के बीच में 5,000 था। 2001 से लेकर 2014 यानी कि 1 सितंबर 2014 तक 6,500 रुपया अधिकतम बेसिक सैलरी पेंशनेबल सैलरी था। और 1 अक्टूबर 2014 से अभी तक 15,000 है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड होता है तो उसका अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 6,500 रुपया के आधार पे कैलकुलेशन होगा। चाहे उसका पेंशनेबल एक्चुअल बेसिक सैलरी 22,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, लेकिन जब पेंशन का कैलकुलेशन होगा उस वक्त 6,500 रुपया अधिकतम ही माना जाएगा। यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले जितना लोगों ने रिटायर्ड कर हो गए हैं, और उनके पेंशनेबल बेसिक सैलरी का जो कैलकुलेशन होगा वह पिछले 12 महीने का पेंशनेबल सैलरी का हम एक जोड़ लगा लेंगे, और जोड़ लगाकर उसका औसत यानी कि एवरेज निकालेंगे। जो भी एवरेज आएगा वह उसका एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होगा, जो कि हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होता है तो 1 सितंबर 2014 तक उसके पेंशन का कैलकुलेशन अलग होगा, और 1 अक्टूबर 2014 के बाद कितना साल उसने नौकरी किया उसके पेंशन का कैलकुलेशन अलग होगा, और दोनों पेंशन को एक साथ में हम जोड़ देंगे। तब यह क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल पेंशनेबल मंथली पेंशन कितना बन रहा है वह निकलेगा। तो चलिए हम इस कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हम 1995 से लेकर 2024 तक 25 तक हम एक दो एग्जाम्पल द्वारा कैलकुलेशन करके जब समझेंगे तब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि कोई मेंबर 1995 में ज्वाइन करता है और 2008 में रिटायर होता है तो उसके पेंशनेबल सैलरी का जो कैलकुलेशन होगा वो 2 हिस्सों में होगा। एक 1995 से 2001 तक और एक दूसरा 2001 से लेकर 2008 तक, जिसमें अधिकतम वेजेज सीलिंग जो था वह था 5,000 रुपये। 1995 से 2001 तक जब भी आप पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो पेंशनेबल सैलरी होगा वह अधिकतम 5,000 रुपया मानकर ही कैलकुलेशन होगा, तो इसमें गड़बड़ी न करें। तो चलिए हम पहला उदाहरण समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई सदस्य 1995 से 2008 के बीच में वह काम किया है, नौकरी किया है और ईपीएस में अपना योगदान दिया है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? पहला पार्ट ए में मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 5,000 रुपया होगा। इसका फार्मूला लगा देंगे, पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70। 5,000 गुने 6 साल भागा 70, 6 साल, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन 2 पार्ट में होने वाला है। एक 1995 से 2001 और दूसरा 2001 से लेकर 2008। यानी कि 1995 से 2001 के बीच में 6 वर्ष और 2001 से लेकर 2008 के बीच में आपको 7 वर्ष, टोटल हो रहा है 13 वर्ष। अर्थात पार्ट ए में टोटल पेंशन बन रहा है 429 रुपये, पार्ट बी में बन रहा है 742 रुपये। यानी पार्ट ए और पार्ट बी को एक साथ जब जोड़ लगाएंगे तब जाके हमारा एक्चुअल पेंशन अमाउंट शो होगा, जो कि है 1174 रुपया। इस प्रकार से जब इस तरह से आपका सर्विस हिस्ट्री हो तो जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा इस प्रकार से होगा, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि 1995 से 2008 के बीच हमने कितना रुपये इन्वेस्टमेंट किया पेंशन के लिए कि हमें 1175 रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन में आपके बेसिक प्लस डीए का 8.33%, 8.33% ही जमा होता है। तो यहाँ पे 416 रुपया आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रति माह जमा हो रहा है। क्यों? यहाँ पे तो 16,000 बेसिक है, लेकिन इतना कम क्यों जमा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि 1995 से 2001 के बीच अधिकतम वेतन सीमा 5,000 रुपया ही था। तो आपका जो पेंशन में पैसा जमा हो रहा होगा वह 5,000 का 8.33% हो रहा होगा। तो इस प्रकार से 1995 से 2001 के बीच 29,963 रुपया आपके पेंशन फंड में जमा हुआ होगा। उसी प्रकार आपका 2001 से 2008 के बीच यानी कि 84 महीना में हर महीने 541 रुपया के हिसाब से 45,482 रुपया जमा होगा। 45 से
₹541 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2001 से लेकर 2008 के बीच में अधिकतम जो है आपका पेंशनेबल वेतन जो था वह ₹6,500 हो गया था 5,000 से बढ़कर। तो 6,500 का 8.33% ₹541 होता है। इस प्रकार दोनों आप ड्यूरेशन का जब कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ लगाएंगे, तो ₹75,445 आपका टोटल पेंशन में कंट्रीब्यूशन बन रहा है। और इस ₹75,445 का आपको ₹1,175 आपको मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। यदि कोई व्यक्ति 2001 में ज्वाइन करता है और 2024 में जाकर वह रिटायर करता है, इस प्रकार से उसका टोटल जो सर्विस है वह 23 वर्ष हो गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 20 वर्ष ईपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको 2 वर्ष का बोनस मिलता है। यानी कि अब उसका जो पेंशन का गणना होगा, यानी कि कैलकुलेशन होगा, वह 23 वर्ष नहीं, 23 + 2 यानी कि 25 वर्ष के आधार पे उसका जो है पेंशनेबल सर्विस का कैलकुलेशन होगा। इसमें पार्ट ए में हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो 2001 से लेकर 1 सितंबर 2014 के बीच का जो भी है कैलकुलेशन वह अलग निकालेंगे। एक्चुअल बेसिक प्लस डीए उस व्यक्ति का ₹18,500 है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 2001 से 2014 यानी 1 सितंबर 2014 के बीच जो अधिकतम वेजेज सीलिंग था वह ₹6,500 था। मैक्सिमम वेजेज सीलिंग था वो ₹6,500 था। तो भले उसका ₹18,500 बेसिक है, लेकिन जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वह ₹6,500 अधिकतम मानकर ही कैलकुलेशन होगा। तो आपको जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के आधार पे जब इसको आप सेट करेंगे तो इसमें होता है कि पिछले जब आप 2014 से पहले जब कैलकुलेशन निकालते हैं तो पिछले 12 महीने का ही आप पेंशनेबल सैलरी का जोड़ लगाकर उसका एवरेज निकालते हैं। तो अब यदि जैसे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि पिछले 12 महीने का मैंने लिख लिया है 6,500 6,500, इस तरह से 12 महीने का जब एवरेज निकलता है वह ₹6,500 ही निकला है। क्यों? क्योंकि बीच में एक भी दिन एब्सेंट नहीं है। अगर किसी दिन किसी महीने में एब्सेंट होता तो वहाँ पे 6,300 या 4,000 या 5,000 अगर जमा होता तो यह ₹6,500 न रहकर इससे कम हो जाता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ₹6,500 ही रखा हूँ। आपको यहाँ पे एक्चुअल डालना है और एक्चुअल के आधार पे आप उसको जो है एवरेज आप अपना पेंशनेबल सैलरी निकाल सकते हैं। फार्मूला बेस जब इसको सेट करेंगे तो 6,500 गुना टोटल सर्विस 13 वर्ष, कब से 2001 से 2014 के बीच में 13 वर्ष भागा 70 यानी कि ₹1,207 आपको 1 सितंबर 2014 तक जो पेंशन अमाउंट बन रहा है वह ₹1,207 बन रहा है। अब आगे का हम सेकेंड पार्ट में निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में 1 सितंबर 2014 से लेकर 2024 तक का कैलकुलेशन हम निकालेंगे। इसमें क्या होगा, आपका बेसिक एक्चुअल जो है उसमें ₹25,000 है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर 2014 को 6,500 से बढ़कर ₹15,000 अधिकतम पेंशनेबल सैलरी हो गया था। तो जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ राइट हैंड में कि मैंने पिछले 60 महीने का अपना एवरेज बेसिक का सम निकाल लिया हूँ। तो किसी महीने में 12,000, किसी महीने में 14,000 आने के कारण किसी किसी महीने में जो है एवरेज कम आया है, किसी महीने में ज़्यादा आया है। इस तरह से लास्ट 60 महीने का पेंशनेबल सैलरी जो मेरा अमाउंट बन रहा है वो ₹14,717 बन रहा है। इसलिए कम बन रहा है क्योंकि बेसिक सैलरी 15,000 तो है, लेकिन किसी महीने एब्सेंट है, किसी महीने में एब्सेंट होने के कारण आपका बेसिक कम हो गया है, इसलिए यहाँ पे कम अमाउंट दिख रहा है। अब हम इसे फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो फार्मूला कहता है पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। तो यहाँ पे जो पेंशनेबल सैलरी है ₹14,717 है, सर्विस है 10 साल भागा 70 तो ₹2,102 बन रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यदि कोई मेंबर 20 वर्ष से ज़्यादा सर्विस करता है तो उसको 2 वर्ष का बोनस मिलता है। तो अब इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा, पेंशनेबल सैलरी गुना 10 वर्ष प्लस 2 वर्ष 12 वर्ष भागा 70। तो यहाँ पे उसका पेंशन का जो अमाउंट बनेगा वो 2,523 बनेगा, ना कि ₹2,102। यहाँ पे ₹2,523 बनेगा। अब हम इन दोनों पार्ट को यानी पार्ट ए और पार्ट बी को जब जोड़ लगा देंगे तो हमारा टोटल पेंशन अमाउंट बन के सामने आ जाएगा।
इस प्रकार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पार्ट ए और पार्ट बी को जोड़ लगाने पे टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 3730 रुपये बन रहा है, यानी कि 23 वर्ष यानी कि 21 वर्ष नौकरी किया, 2 वर्ष का बोनस मिला, तो टोटल 23 वर्ष के सर्विस हिस्ट्री में जो पेंशन का अमाउंट बन रहा है वो 3730 रुपये बन रहा है। यह डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2001 से लेकर 2024 के बीच का है। तो आपको अगर आपका पेंशन का कैलकुलेशन करना है तो इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है कि अमाउंट बढ़े भी, तो वर्तमान जो मौजूद जो फार्मूला है उसके आधार पर करेंगे तो इस प्रकार से आपको अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब एक दूसरा तरीका भी बताता हूं कि इतना आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव आपको कितना रुपये पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के गूगल ब्राउज़र में जाकर टाइप करें पेंशन कैलकुलेटर और आपके सामने पेंशन कैलकुलेटर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डाटा आपको भरना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब डाटा भरना है। जैसे भर के आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है अप्रॉक्सीमेट कितना पेंशन मिलेगा वह सामने अपीयर हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करके भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से, शुरू से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि कैसे इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे डालने के बाद सामने आपको दिखाने लगेगा कि आपको 58 वर्ष कितना तारीख को पूरा हो रहा है। 58 वर्ष आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से डेट को आपका 58 वर्ष पूरा हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 50 वर्ष की उम्र में घटे हुए दर पे अर्ली पेंशन ले सकते हैं, तो आपका 50 वर्ष कब पूरा हो रहा है यह भी डेट दिखा रहा है। और मिनिमम अवेल डेट जो है 1/1/2025 दिखा रहा है, मतलब इससे पहले आप पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेवा जोड़ना है, यानी कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए इस कॉलम पे क्लिक करके और आप यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने पे आप अपना एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालने के लिए कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर को है ईयर, पहले सबसे पहले आप ईयर पे क्लिक करें। ईयर कैसे सिलेक्ट होगा, ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईयर ऊपर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे आपको जैसे पहले कैलकुलेशन करके दिखाया था उसी बेस पे समझाने के लिए यहाँ पे 2001 सेलेक्ट करता हूँ और 2001 सेलेक्ट करने के बाद जनवरी महीना सेलेक्ट करता हूँ और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं 18/1/2001 को सिलेक्ट किया और रिटायरमेंट डेट मैं 31/3/2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आप इसको कम भी कर सकते हैं। 2024 कर रहा हूँ, 2024 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 58 वर्ष मेरा 31/12/2024 को पूरा हो रहा है, इसलिए मैं डेट यह सिलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे मैं डेट ऑफ एग्जिट भी डाल देता हूँ। डेट ऑफ एग्जिट जो है उसके हिसाब से डाल लेता हूँ। एनसीपी डेज 1995 से 2014 के बीच का एनसीपी डेज और 2014 के बाद का एनसीपी डेज यहाँ पे हम डाल देंगे। एनसीपी डेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपने चैनल पे एनसीपी डेज के बारे में भी वीडियो डाला हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके एनसीपी डेज के बारे में वीडियो देख सकते हैं। एनसीपी डेज क्या होता है, एनसीपी डेज के बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे एड सेवा, जैसे ही सेवा जोड़ने पर क्लिक करेंगे एड सर्विस पे, तो नीचे आपको सारा डेटा आपके सामने दिखने लगा। अब आपको यहाँ पे पेंशन योग्य सैलरी डालना है, पेंशनेबल सैलरी। तो पेंशनेबल सैलरी डालते वक्त ध्यान रखें यदि आपका डेट ऑफ एग्जिट 2014 से पहले है तो 6500 से अधिक न डालें, और आपका 2014 के बाद का आपका डेट ऑफ एग्जिट है, रिटायरमेंट है, तो आप 15,000 डाल सकते हैं अधिकतम। 15,000 से अधिकतम नहीं, ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे कंडीशन शर्त लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखकर और आप डाल दें। चूँकि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जो है यानी कि नौकरी छोड़ने की जो तिथि है वो 2025 का, इसलिए मैं यहाँ पे 15,000 रुपये डाल रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन यानी गणना वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे 3450 रुपये अमाउंट दिख रहा है, जो कि टेंटेटिव अमाउंट है और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। यह आपका, अगर आप डेफर्ड ऑप्शन चूज करते हैं या आप स्कीम सर्टिफिकेट वगैरह इसमें ऐड करते हैं तो यह अमाउंट बढ़ भी सकता है और थोड़ा घट भी सकता है। तो इस प्रकार से आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप अपने पीएफ का कैलकुलेशन, अपने पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में 2 तरीके से पेंशन का कैलकुलेशन करना सिखा दिया हूं।
तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई फीडबैक आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो अपनी सवाल, अपनी फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में देना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि मुझे इससे सपोर्ट मिले और आप लोग का मुझे मोटिवेशन से मिले, और आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का सहयोग से मेरा चैनल भी ग्रोथ करे और आप लोगों तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों तक मैं शेयर करता रहूं। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा अभी आपके मन में कोई सवाल है तो भी दे सकते हैं। आपके सवालों का मैं एक क्लब करके, बहुत सारे सवाल जब मेरे पास आ जाते हैं तो उन सभी सवालों में से जो कॉमन सवाल होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कल वीडियो डालने वाला हूं, मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि पेंशन कितने प्रकार के होते हैं, ईपीएस द्वारा कितने प्रकार के पेंशन मिलते हैं, और उस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या शर्तें लागू करना होगा, मानना होगा, और उस शर्त को अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पेंशन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के पेंशन है कल के वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो पूरा देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।